दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमटकर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसके फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी एक्टर बनने को लेकर उसके पापा को ही उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। स्पीच डिसऑर्डर की वजह से उसकी डीवीडी अटक अटक के चलती थी और वो कक्का का कुछ भी बोल नहीं पाता था। इवन उसके दोस्तों ने भी कहा था कि तू और एक्टर ठीक से एक डायलॉग तो बोल नहीं पाता, हीरो क्या बनेगा। एक ऐसा स्टार जिसे शुरुआत में लोगों को लंच नाश्ता सर्व करने से लेकर सेट पर घंटों लाइट पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था। इवन जरूरत पड़ने पर झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था। करियर शुरू करने से पहले ही 20 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने उनसे कह दिया था कि तुम कभी भी डांस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें स्कोलियोसिस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने डांसिंग एक्टिंग से लेकर ऐसी बॉडी बनाई और वो सूरज की तरह ऐसा चमका कि लोगों की आंखें चौंधी आ गई। और उसकी पहली फिल्म सुपर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसे डिफरेंट कैटेगरीज में 92 अवार्ड्स भी मिले। लेकिन इस फिल्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की वजह से उसके पापा पर फायरिंग भी हुई। फिर भी उसने मीडिया में आकर ऐसा क्यों कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राइज अप स्टार की सीरीज में हमने अब तक आपको कई सारे दिग्गज स्टार सुपरस्टार जैसे रजनी सर, SRK, सलमान भाई, यश प्रभास सबकी जर्नी बताई। लेकिन आज हम एक ऐसे फिजिकली चैलेंज इंसान की बात करने वाले हैं जिसे डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि तू चल नहीं पाएगा, लेकिन उसने कहा कि होल्ड माय बॉर्न बेटा। इवन पहली ही फिल्म के बाद उसे शादी के लिए 30,000 से ज्यादा लड़कियों का प्रपोजल भी आया और आज भी हीरोइन से लेकर कई सारी लड़कियां भी उसके शर्टलेस इमेजेस अपने रूम और दिल दोनों के दीवारों पर चिपका के रखती हैं। राइज अप स्टार की 30th एंड कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम आपको ऋतिक रोशन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे स्टंट करके हाथ पैर तोड़वाने में अक्षय तो यूं ही बदनाम है। स्टंट मैन की छुट्टी कर देने वाले ऋतिक ने एक बार अपनी स्पाइन तो दूसरी बार अपना सिर भी फुरवाया था। इवन हॉलीवुड से दो बार ऑफर आने के बावजूद भी ऋतिक ने इससे साफ इनकार कर दिया था और ऋतिक सिर्फ 5 सेकंड में स्क्रिप्ट कंफर्म करते हैं या फिर वो फिल्म ही नहीं करते। वैसे इस वीडियो के लिए हमें आपके 500 to 600 रिक्वेस्ट आए थे और साई इजिट्स और यूजर यूवी भाई तो हम पर काफी गुस्सा भी हो गए थे कि ऋतिक पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो ये राइज अप स्टार की अब तक की सबसे जबरदस्त वीडियो है, सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। शाहरुख, सलमान, गोविंदा तीनों का कॉम्बो पैक लेकर आने वाले सुपरस्टार ऋतिक रोशन एक ग्रीक गॉड एक काफी फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ इनके ग्रैंडपा रोशन लाल नागरथ एक म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वही इनके नानू जे ओम प्रकाश एक वेल नोन डायरेक्टर और इनके बाबूजी राकेश रोशन को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जब ऋतिक पैदा हुए तो उनके पापा एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर और एक्टर भी थे और उनकी सारी फिल्में धड़ाधड़ पिट रही थी और 1980 में आई दीवानी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप की भेंट चढ़ गई थी और इवन किराया ना चुका पाने की वजह से लैंडलॉर्ड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और सिर्फ 8-9 साल के ऋतिक को 6 महीने से ज्यादा अपने नानू के घर पे रहना पड़ा था। और यही वो टाइम होता है जब पहली बार उनके नानू ने उन्हें अपनी ही डायरेक्ट की हुई फिल्म आशा में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करवाते हैं और ऋतिक इस फिल्म के एक सॉन्ग अपना बना लो में जितेंद्र के साथ भी दिखाई देते हैं। इसके बाद से उन्होंने धड़ाधड़ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपके दीवाने, आसपास, आसरा प्यार दा, भगवान दादा जैसी कई सारे फिल्में की। मतलब ऋतिक को उनके नानू अपनी फिल्मों के लिए लकी चार्म मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऋतिक जिस भी फिल्म में सेट पर चला जाता है वो फिल्म हिट हो जाती है और भगवान दादा ही वो आखिरी फिल्म होती है जिसमें उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रजनी सर के साथ काम किया था। अब मेरी बारी है, मैं हूँ गोविंदा, आपके बड़े बेटे का बेटा और ये है गिनी, आपके होने वाली बहू की छोटी। मना ये जरा मुंह फटे। बिल्कुल तेरे लायक है जो तुझे काबू में रख सके। ओ चाचा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगा, हो मगन मैं नाचूंगा। लेकिन इस फिल्म के लिए ऋतिक कभी पहली चॉइस थे ही नहीं। कोई और चाइल्ड आर्टिस्ट था पहले, लेकिन वो शूटिंग के पहले बीमार हो गया। सेट लग चुका था, डेट्स थी श्रीदेवी की, रजनीकांत की, तो क्या करें। माय फादर इन लॉ वाज डायरेक्टिंग द फिल्म मिस्टर जी ओम प्रकाश। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हम ऋतिक को ले लेते। एज अ चाइल्डहुड आर्टिस्ट कई सारी फिल्में करने के बाद ऋतिक ने डिसाइड किया कि डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर नहीं बल्कि एक्टर बनेगा। लेकिन जब उन्होंने ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। मेरे घर पे द मोमेंट माई डैड गॉट टू नो दैट आई एम कंसिडरिंग बीइंग एन एक्टर, he was against it completely. Oh. Yeah, he was against it. He says, you don't know the life of actors. Every Friday it will change. It's too up, down, up, down. You need something chaotic. कुछ stability बहुत important. So you have to do something that is stable first
then you do this. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि बस उनके फादर ही उनके अगेंस्ट थे, बल्कि जब उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई तो उन्होंने भी ऋतिक का मौखौल बनाते हुए कहा कि तू और हीरो, एक डायलॉग तो तू ठीक से बोल नहीं पाता, बार बार तेरी डीवीडी अटक जाती है, तो इतने लंबे लंबे डायलॉग्स कैसे बोलेगा। ऋतिक ने खुद भी बताया था कि बचपन में उन्हें चाइल्ड बुली फेस करना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिज 6 फिंगर्स एंड स्टैमरिंग। इवन अपने स्टैमरिंग यानी हगलाने की वजह से वो अपने ओरल एग्जाम्स, कभी पेट दर्द, कभी बुखार और डिफरेंट एक्सक्यूजेस देकर मिस कर दिया करते थे। मुझे तो लगता है कि ऋतिक बचपन में एसआरके की किरण वाली फिल्में कुछ ज्यादा ही देखा करते होंगे। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये प्रॉब्लम ऋतिक के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि कुछ भी बोलने में उनकी हार्ट पैल्पिटेशन यानी दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। To say right now is when I used to say that I want to be an actor, and I used to go, each. लोगों ओरल टेस्ट होते थे स्कूल में कभी? I used to bunk school. I used to get fever then. I used to get fever. I used to break my hand. I used to get a sprain. I used to get a stomach ache. ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक 1987 से लेकर 1997 लगभग 10 साल तक अपने पापा के कहने पर एज असिस्टेंट डायरेक्टर खुद गर्ज, किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला, जिसमें एसआरके मुंह में लेते हैं, मेरा मतलब कोयला मुंह में लेते हैं, गजब टूबीबाज आदमी, इन फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। और कोयला ही वो फिल्म होती है जिसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस ऋतिक अकेले में घंटों तक करते हैं और एक ही डायलॉग को वो बार बार बोलते हैं। इवन ऋतिक ने खुद बताया था कि इनिशियली अपने पापा को सेट पर झाड़ू लगाते हुए देखकर ही वाज स्टन्ड, और वो अपने पापा को इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखकर डर जाते हैं और घर आकर अपनी माँ से कहते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। नॉट एज एन असिस्टेंट, मैं ऐसे ही आई जस्ट वेंट टू द सेट, और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे फादर ज़मीन पे थे विद अ ब्रूम इन हिज हैंड और झाड़ू मार रहे थे। और मैं आया एंड आई टोल्ड माई मॉम दैट आई डोंट वांट टू गो बैक टू द सेट, आई डोंट वांट टू डू दिस इन माई लाइफ, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। 1994 ही वो टाइम होता है जब 20 साल के ऋतिक को डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बेटा तुमको स्कोलियोसिस है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पाइन धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी और ट्रांस वांस के बारे में तो तुम सोचना भी मत। लेकिन अगर ऋतिक उस दिन डॉक्टर्स की बात मान लेते तो वो एक ऑर्डिनरी इंसान होते, ना कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन। फिर आता है ईयर 2000 जब राकेश रोशन फिल्म कहो ना प्यार है पर काम कर रहे होते हैं और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर वो एसआरके के पास जाते हैं, लेकिन सुपरस्टार एसआरके को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ जमती नहीं और वो ऑलरेडी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, जोश जैसी कई सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं। फिर राकेश रोशन ऋतिक से कहते हैं कि अब समय आ गया है माहिस्मती के साम्राज्य को संभालने का, लेकिन ऋतिक कहते हैं कि पापा ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, ये फिल्म में नहीं कर सकता। लेकिन बाद में उन्हें कन्विंस कर लिया जाता है और वो इस फिल्म के लिए सलमान भाई के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। इवन अमीषा पटेल की जगह करीना इस फिल्म की पहली चॉइस होती है। एंड वाइल शूटिंग दिस फिल्म 10 साल से एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने वाले ऋतिक भूल जाते हैं कि वो इस फिल्म के हीरो हैं और कभी वो जमीन पर यूं ही बैठ जाते हैं तो कभी लोगों को खाना सर्व करने लगते हैं। और जब फिल्म आती है तो अनएक्सपेक्टेडली 10 करोड़ की ये फिल्म बजट से 8 टाइम्स ज्यादा है यानी 80 करोड़ का कलेक्शन करती है। और जहाँ राकेश रोशन को पहली बार इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर मिलता है तो ऋतिक आज तक के इकलौते ऐसे एक्टर बन जाते हैं जिन्हें डेब्यू फिल्म के लिए फिल्म फेयर पर बेस्ट डेब्यू से लेकर इवन 92 अवार्ड्स मिलने की वजह से इस फिल्म को 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2003 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है। इवन अपनी पहली फिल्म से ऋतिक का स्टारडम इस कदर बढ़ता है कि मीडिया 2000 को ऋतिक मानिया बुलाने लगती है और उन्हें 30,000 लड़कियों के मैरिज प्रपोजल्स भी आते हैं। और एक बार जब वो एक होटल में स्टे करते हैं तो वही इंडियन क्रिकेट टीम भी होती है एंड एज यूजुअल लोग क्रिकेटर के ऑटोग्राफ लेने में बिजी होते हैं, लेकिन जब लोग ऋतिक को स्पॉट करते हैं तो हनी बीज की तरह उन पर ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ते हैं। जलवा है हमारा। लेकिन इसी फिल्म में उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाती है। दरअसल इस टाइम पर अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर होता है और ये लोग राकेश रोशन से भी फिल्म हिट होने की वजह से पैसे मांगते हैं और एक्सटॉर्शन मनी ना देने की वजह से ऋतिक के पापा पर फायरिंग खोल दी जाती है और उन्हें एक गोली शोल्डर में तो दूसरी चेस्ट में लगती है। वैसे इससे 3 साल पहले यानी 1997 में गुलशन कुमार पर भी अटैक होता है और वो तो नहीं बच पाते, लेकिन राकेश रोशन जी को बचा लिया जाता है। ऋतिक इस इंसिडेंट से अंदर से हिल जाते हैं और वो खुद को इसका रीजन मानते हुए फिल्म इंडस्ट्री तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और इस इंसिडेंट की वजह से ही उन्हें पता चलता है कि राकेश रोशन वाज अबाउट टू गेट अ हार्ट अटैक सून। To dad being shot, even that eventually was a blessing in disguise, because if he had not been shot, we would have never found out that he had 5 of his arteries blocked. He would have suffered a massive heart attack in the coming months and we would have not even have known. So I think good things happen to good people.
2000 में ऋतिक अपने बचपन के प्यार सुजैन खान से शादी कर लेते हैं। दरअसल एक ट्रैफिक सिग्नल पर जब 12-13 साल के ऋतिक ने सुजैन को देखा था, तभी से भाई ने उन्हें अपने दिल में जगह दे दी थी और इवन ऑन देयर फर्स्ट डेट सुजैन ने ही बिल पे किया था। अब भाई इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद बंदा क्या करेगा और मास मसाला मूवीज ट्राई करेगा, लेकिन ये तो ऋतिक रोशन है, तो उन्होंने एंटागोनिस्ट कैरेक्टर प्ले करने की ठानी और वो भी टेररिस्ट का। और फिल्म फिजा में उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ काम किया, लेकिन लोगों को ऋतिक का आतंकी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये फिल्म अपने बजट के आधे पैसे भी रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन अपने ऋतिक भाई मकसद ना भूलकर बन गए फिर से रियल लाइफ मिलिटेंट इन मिशन कश्मीर। फिल्म में संजय दत्त, प्रीति जिंटा, जैकी श्रॉफ ने भी ऋतिक के साथ काम किया और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म मोहत्ते से क्लैश करके भी 43 करोड़ कमाकर एवरेज फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गाने भी भाई एक नंबर, फिर चाहे वो बुमरो बुमरो हो या फिर सोचो कि झीलों का शहर हो। इसके बाद 2001 में आती है सुभाष घई की फिल्म यादें, जिसमें ऋतिक के अलावा करीना कपूर भी होती हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के समुद्र में कहां डूब गई किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस फिल्म से ही मैरिड ऋतिक और करीना के रिलेशन में होने की भी न्यूज आने लगी। इसके बाद 2001 में ऋतिक ने पहली बार एसआर के जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया और डिफेक्टिव एंटेना वाले करण जौहर की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 40 करोड़ की इस फिल्म ने 119 करोड़ का कलेक्शन किया। इस फिल्म में एसआरके के भाई वाला रोल पहले अभिषेक बच्चन को ऑफर हुआ होता है, लेकिन डेट्स इश्यूज की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाते हैं। दरअसल अभिषेक ने भी ऋतिक के साथ ही 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू करते हैं, लेकिन महानायक के बेटे के होने के बावजूद भी पब्लिक उनसे कहती है तुमसे ना हो पाएगा। ऋतिक और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, हालांकि वो मुझसे 2-3 साल बड़े हैं, लेकिन वी वर ऑल इन द सेम सोशल ग्रुप व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। वी वेंट टू द सेम स्कूल, वी वर इन कारपूल्स टुगेदर, तो एक साथ स्कूल जाते थे एंड थ्रू आउट वी डेब्यूड टुगेदर। ऋतिक रोशन व्हेन ही डांसेस is one of the best in the world, but he didn't dance like Hrithik Roshan. He danced like the character. That's brilliant. क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आप कोई भी किरदार करें, जब आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और नाचते हैं, इनमें आप हमेशा खुद की तरह करोगे, वो किरदार की तरह बहुत ही मुश्किल है करना। अब भाई नेपो किड होते हुए भी ऋतिक ने अपनी काबिलियत प्रूव की थी, तभी जाकर पब्लिक आज भी उनके लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। उनकी हर फिल्मों को लोग रिव्यूज देखकर नहीं बल्कि ऋतिक को देखकर थिएटर पहुंच जाते हैं। 2002 में ऋतिक की 3 फिल्में आती है, जिसमें से आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, या फिर मुझसे शादी करोगी, सॉरी वो तो सलमान भाई की फिल्म होती है, आई मीन मुझसे दोस्ती करोगे। और तीनों ही फिल्में हवा के झोंके की तरह कब आकर चली जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। और इसमें से आप मुझे अच्छे लगने में तो अगेन अमीषा पटेल भी ऋतिक के साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाती। फिर 2003 में ऋतिक अगेन करीना के साथ काम करते हैं फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं मैं। ये फिल्म भी फ्लॉप की भेंट चढ़ जाती है और लेकिन इस फिल्म में अगेन करीना के साथ काम करने को लेकर ऋतिक की वाइफ सुजैन गॉट पिस्ड ऑफ विद ऋतिक। और उस टाइम पर ये भी न्यूज आई थी कि सुजैन खान के पापा संजय खान, जिनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होते हैं, उन्होंने राकेश रोशन और ऋतिक रोशन दोनों को ही धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। एक ब्लॉकबस्टर के बाद बैक टू बैक फ्लॉप से परेशान ऋतिक को कुछ क्रिटिक्स और मीडिया हाउसेस ने कहा कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं इसके अंदर, ये भी निप्पो बैटरी है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन उसी साल यानी 2003 में आपकी मेरी और हम सब की फेवरेट फिल्म आती है कोई मिल गया, अगेन जिसे डायरेक्ट राकेश रोशन ने ही किया और 25 करोड़ की इस फिल्म ने भाई उस टाइम पर 82 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और इस फिल्म को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले। मैं भी कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर। कंप्यूटर सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग की। और तुम तो इतने होशियार हो कि अभी तक 7th में ही पढ़े हुए हो। मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सर, उनके पास कंप्यूटर भी था। मैं अपने पापा के जैसे बनना चाहता हूँ सर। तो फिर जाओ और अपने बाप से आकर सीखो। वो इस दुनिया में नहीं है सर। तो जिस दुनिया में है उस दुनिया में जाकर सीखो, पर मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। और इस फिल्म से रोहित, मेरा मतलब अपने ऋतिक, इसलिए इतना कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि रियल लाइफ में भी उन्हें काफी ज्यादा बुली फेस करना पड़ता है। स्कूल में था तो बुलिंग इज समथिंग दैट आई हैड एक्सपीरियंस्ड और आई हैड अ स्टटर, तो एक जो वल्नरेबिलिटी थी दैट द कैरेक्टर नीडेड, लाइफ गेव मी ऑलरेडी, सो आई सेड now it makes sense. Okay, so there was a DNA match, and this is something that I think is a great perspective lesson in our lives कि हमारे पास जो भी चीजें हैं बुरी अच्छी वो सब। और जो भी मीडिया और क्रिटिक्स कह रहे होते हैं कि भैया निप्पो बैटरी है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इस फिल्म के बाद उन्होंने ऋतिक की तारीफ में ऐसे ऐसे आर्टिकल छापे कि ऋतिक भाई ने भी कहा 2004 में आती है फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य। 30 करोड़ में बनी है फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इस फिल्म को टीवी पर काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है और बाद में एसआरके की स्वदेश की तरह एक कल्ट क्लासिक फिल्म भी बन जाती है। और इस फिल्म के गाने जैसे मैं ऐसा क्यों, अगर मैं कहूँ या फिर कंधों से मिलते हैं कंधे, एंड फाइनली शंकर महादेवन जी का गाना लक्ष्य, इस गाने को आज भी मैं हफ्ते में 1-2 बार तो सुन ही लेता हूँ क्योंकि उस गाने को सुनकर मुझे भी गुड्डू भैया की तरह कुछ ऐसा फील होता है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। वैसे स्वदेश से याद आया, एसआरके से पहले
स्वदेश ऋतिक को ही ऑफर हुई होती है, लेकिन वो इस फिल्म से इनकार कर देते हैं। लेकिन आगे चलकर उन्होंने उसी डायरेक्टर की फिल्म की जो हम आपको आगे बताएंगे। लक्ष्य और बाकी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक फिल्मों को लेकर काफी चूजी हो जाते हैं और उसके बाद से ही वो एवरी सिंगल फिल्म को 10 बार सोच समझ कर साइन करना स्टार्ट करते हैं। 2006 से 2010 तक ऋतिक रोशन की 9 फिल्में आती हैं। 2006 में ही ऋतिक की 2 ऐसी फिल्में आती हैं जो उनके करियर को एक अलग ही बूस्ट देती हैं और इसी में से एक होती है कोई मिल गया की सीक्वल क्रेज, जिसे अगेन राकेश रोशन जी ही डायरेक्ट करते हैं और फिल्म में रेखा जी, नसरुद्दीन साहब ही होते हैं। और हम इंडियंस जो अब तक सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे विदेशी सुपर हीरो के सहारे जी रहे होते हैं, हमें शक्तिमान के बाद एक ऐसा देसी सुपर हीरो मिलता है जिसे हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब भाई आप इस फ्रेंचाइज को बचपन का प्यार कह सकते हो। कृष्ण बेटे, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, सर। किस उम्र के बाद हमारे ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है? 15 साल की उम्र के बाद, फादर। इस फिल्म के लिए ऋतिक इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं कि वो रोप वॉकिंग की ट्रेनिंग भी लेते हैं। और तो और फिल्म का वो गाना दिल ना दिया दिल ना लिया के शूट के टाइम पर ही वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन मेकर्स का करोड़ों का नुकसान होने वाला होता है और इसीलिए वो इतने बुखार में भी क्या धांसू डांस करते हैं कि पूरा क्रू ऋतिक की डेडिकेशन देखकर शॉक्ड रह जाता है। और 6 फिंगर्स वाले अपने ऋतिक रोशन के लिए 2006 काफी लकी साबित होती है और ये उसी साल धूम 2 जैसी एक और ब्लॉकबस्टर देकर अपने फैंस के दिलों को तार तार कर देते हैं। और एज यूजुअल ऋतिक सर को इस फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिलता है और यही वो टाइम होता है जब ऋतिक वर्ल्ड्स हैंडसम मैन की लिस्ट में टॉप 3 में आ जाते हैं। 2007 में जहां ये एसआरके की ओम शांति ओम के स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, तो अगेन 2008 में इंडिया की उस टाइम की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म आती है 14 अकबर, जिसे स्वदेश के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर जी ही डायरेक्ट करते हैं। और इस बार ऋतिक इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन इस बार ऋतिक वाली गलती एसआरके कर बैठते हैं। दरअसल इस फिल्म के लिए डायरेक्टर बाबू एसआरके को ही पहले अप्रोच करते हैं, बट बिजी शेड्यूल और काफी लंबी प्रोजेक्ट होने की वजह से वो इस फिल्म से इनकार कर देते हैं। एंड पर्सनली आई डोंट थिंक सो ऋतिक से बेहतर एसआरके भी इस रोल को जस्टिफाई कर पाते। ये फिल्म 120 करोड़ का कलेक्शन करती है और सुपर हिट साबित होती है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बंदा 2-4 वर्ड बोलने में भी हकलाता था, आज वो अपनी प्रैक्टिस और डेडिकेशन के दम पर इस तरह के हिस्टोरिकल फिल्मों के लंबे लंबे डायलॉग्स बोलता है। लेकिन एज यूजुअल इस फिल्म पर भी हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने और अकबर की इमेज को व्हाइट वॉश करने के एलिगेशंस भी लगते हैं और इसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड में भी रिलीज नहीं होने दिया जाता। इस फिल्म को 2 नेशनल फिल्म अवार्ड के अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में 48 अवार्ड मिलते हैं और इस फिल्म के गाने तो भाई सीधा यहाँ टच करते हैं, फिर चाहे वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा हो या फिर जावेद अली का कहने को जश्न बहारा। जलील, कमीनज़ादे, एहसान फरामोश, तेरी ये जुर्रत हमारे वालिद जैसे नेक इंसान का कत्ल कर डाला तूने। गुस्ताखी माफ हुजूर आलम, लेकिन धरती हिल जाए, आसमान फट जाए, कयामत आ जाए, लेकिन अपने मकबूल भाई और एहसान फरामोश ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। 2008 में उनके पापा की प्रोड्यूस की हुई फिल्म क्रेजी 4 में भी ऋतिक का स्पेशल अपीयरेंस आम बोलचाल की भाषा में बोले तो कैमियो देखने को मिलता है। एंड 2009 में अगेन ऋतिक लक बाई चांस के एक्सटेंडेड कैमियो में भी दिखाई देते हैं और फरहान अख्तर की बहन जोया अख्तर की ये फिल्म सक्सेसफुल साबित होती है। और यही वो टाइम होता है जब लड़कियां ऋतिक रोशन नाम के मैग्नेट से ऐसे अट्रैक्ट होती हैं कि क्या हीरोइंस और क्या एक ऑर्डिनरी लड़की, सबके दिलों पर अपने ऋतिक सर का राज होता है। He's the only actor whose posters I've had in my room. Everybody went mad after Hrithik Roshan. I think he's the only actor whose posters I've had in my room. The sexiest movie star of Indian cinema is? There's only one Mr. Khan, so now figure out who Mr. Khan is. ऋतिक रोशन। डेट करनी है, आप किससे डेट करना चाहेंगे आप? आई थिंक अब तक तो सारे ऑडियंस भी थक चुके होंगे सुन के मेरा आंसर। मैं तो तब से चिल्ला के बोल रही हूँ कि एक इंसान जिसके साथ मैं पक्का डेट पे जाना चाहती हूँ बॉलीवुड के जो है वो है ऋतिक रोशन। Have you fantasized about Hrithik Roshan? Would you like to fly with him? He was my first crush, okay? Tell me, Smriti, do you have a male cricketer that you want to go out on a date with? Well, not cricketer, but ऋतिक रोशन डेफिनेटली। 2010 से लेकर 2015 तक ऋतिक रोशन की 9 फिल्में आती हैं, जिसमें से 2010 में अनुराग बासु की एक फिल्म आई काइट्स, जो बॉक्स ऑफिस पर दौड़ना तो छोड़ो रेंग भी नहीं पाई, बट दिस वाज द फिल्म जिसने ऋतिक के लाइफ के घोड़े लगा दिए। इस फिल्म में ऋतिक के साथ मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबारा मोरी ने भी काम किया और ऋतिक रोशन पड़ गए भाई इनके प्यार में। एंड व्हेन हिज वाइफ सुजैन गॉट टू नो अबाउट इट, सो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट भी हुई और यहीं से इनके मैरिज लाइफ में खटास आनी स्टार्ट हो गई। और इस फिल्म में फ्यूचर में ऋतिक को कंट्रोवर्सी के दलदल में डुबा के मारने वाली कंगना ने भी कैमियो किया, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। Happy Valentine's Day. How did you, what do you, whoa, hey, 1 second.
फिल्म के गाने जैसे जिंदगी दो पल की या फिर दिल क्यों ये मेरा शोर करे। अब भाई फ्लॉप फिल्म्स के गाने अक्सर हिट क्यों होते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 2010 में एक फिल्म आती है गुजारिश, और इस फिल्म की वजह से ऋतिक के फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उनके मेंटर रह चुके सलमान खान उन पर बिगड़ जाते हैं। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि इस फिल्म के लिए आदमी और औरत के नाम वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सलमान खान को कास्ट करने वाले होते हैं, बट प्लान में ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा चेंज हो जाता है और ये फिल्म मिल जाती है ऋतिक को। बस फिर क्या था, सलमान भाई SLB और ऋतिक दोनों पर बिगड़ जाते हैं और कई बार इस फिल्म के लिए इन्हें ट्रोल भी करते हैं और कहते हैं कि कुत्ता भी नहीं जाता ऐसी फिल्में देखने। अभी पिक्चर है गुजारिश, ऊप्स सॉरी। तो I did a film on AIDS and being HIV positive. सर कोई कुत्ता नहीं आया देखने के लिए पिक्चर्स मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। सल्लू और कल्लू की कंट्रोवर्सी के बाद इस ऋतिक एंड सलमान वाली कंट्रोवर्सी में ऋतिक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो वो भी सलमान भाई को विक्टिम डिसऑर्डर से पीड़ित बता देते हैं। फिर 2011 में मेरी सबसे फेवरेट फिल्म आती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इवन लास्ट वीक भी मैं यही फिल्म देख रहा था। इस फिल्म के 3 कैरेक्टर्स अपने अर्जुन, कबीर और इमरान आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। उनमें से कोई अपने आप को पैसे कमाने की मशीन बना चुका होगा, कुछ ना चाहते हुए भी वही कर रहे होंगे जो उन्हें नापसंद है, और तीसरा किसी ऐसे की तलाश में होगा जिसे उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। जब इतना कुछ अचीव किया है तो क्या खुश हो? अगर आज भी किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग। That's the plan. I mean, 40 के बाद I'll retire and Dude, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? 55 करोड़ की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 155 करोड़ का कलेक्शन किया और हिट साबित हुई। लेकिन अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई बहुत बड़ा गोल लेकर चल रहे हो तो इस फिल्म को दोबारा बिल्कुल भी मत देखना, वरना पता चला तुम भी बैग वैग पैक करके निकल गए दुनिया घूमने। सलमान भाई से भले ही ऋतिक की नहीं निभ पाई, लेकिन किंग खान के कभी खुशी कभी गम के फेवर को ऋतिक कभी नहीं भूले, और ओम शांति ओम के कैमियो के बाद डॉन 2 में भी कैमियो करते नजर आए। खैर SRK के डॉन फ्रेंचाइज से निकलने के बाद इन फ्रेंचाइज की वॉट लग गई है। हाँ, भूल भुलैया जैसे कुछ चमत्कार होता है, देन खान साहब विल बी एट अ ह्यूज लॉस। 2012 ही वो साल रहा जब ऋतिक ने एक ऐसे रीमेक पर काम किया जो पर्सनली मुझे ओरिजिनल से भी 10 टाइम्स ज्यादा बेटर लगी। अरे मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ की। फिल्म में ऋतिक से भी ज्यादा संजय दत्त ने भाई क्या एक्टिंग की, मतलब बच्चे सच में डर गए कांचा चीना को देखकर। ऊपर से अपने राउफ लाला यानी ऋषि कपूर, ओम पुरी, प्रियंका चोपड़ा, इन सब ने क्या बवाल काम किया, और इसलिए इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 196 करोड़ का कलेक्शन किया। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपनी पूरी जिंदगी में सच में अगर कुछ अच्छा काम किया तो वो थी ये फिल्म। दरअसल असली वाली अग्निपथ को भी करण के पापा ने ही बनाया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और इस फिल्म को बना के उन्होंने अपने पापा को ट्रिब्यूट दिया था। आई कैन बेट यू कि ऋतिक की किसी भी फिल्म का म्यूजिक एल्बम अग्निपथ से बेहतर नहीं हो सकता। अजय अतुल ने क्या गाने दिए थे, फिर चाहे वो गुनगुन गुना रहे हो, चिकनी चमेली जैसी आइटम सॉन्ग हो, या फिर मुर्दे में भी जान फूक देने वाली बप्पा का गाना देवाश्री गणेशा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। सॉरी, मेरे अंदर का सिंगर बार बार वेनम की तरह बाहर आने लगता है, और इस गाने के लिए मेरे आइडल सोनू निगम जी को आईफा के अलावा और भी कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं। और मुझे याद है कि कैसे मैंने ये गाना 10 रुपए की एयरसेल के 2G पैक से 40 मिनट में डाउनलोड किया था। और अग्निपति वो फिल्म होती है जिसमें ऋतिक रोशन के स्टंट करते टाइम स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है, और 2012 में ही ऋतिक ने मैं कृष्णा हूँ जैसे फिल्म में भी कैमियो किया था। 2013 में आई अगेन द मच अवेटेड फ्रेंचाइज क्रिस की तीसरी किस्त, आई मीन क्रिस 3, और 95 करोड़ की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 393 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस बार सलमान के दोस्त विवेक को लेकर ऋतिक ने फिर से सलमान खान की कंट्रोवर्सी में आग मूतने का काम किया। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और क्रिसी वो फिल्म होती है जिसमें कंगना जी अपने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती है, और उसके बाद से कभी भी उससे बाहर ही नहीं आ पाती, और रियल एंड रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ही भूल जाती हैं। इस साइंस फिक्शन फिल्म के गाने भी भाई टॉप क्लास होते हैं, फिर चाहे दिल तू ही बताए, रघुपति राघव एक्सेट्रा। 2013 में ही ऋतिक HRX ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिससे आज वो दबा के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन HRX को जो बात सबसे अलग बनाती है वो होती है इसके अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। जहाँ SRK के बेटे की क्लोथिंग ब्रांड डी ओवल 2 लाख की जैकेट्स बेचती है, तो वही HRX के बैग, स्लीपर, शूज और ट्रैक पैंट्स आपको 600 से 1500 के बीच में
इसमें मिल जाएंगे। आप ये मत बोल देना कि मैंने ऋतिक से पैसे खा के पेड प्रमोशन किया है। एक बार रीमेक पर काम करने के बाद 2014 में अगेन टॉम क्रूज की नाइट एंड डे की ऑफिशियल रीमेक फिल्म आती है बैंग बैंग। अब सभी लोग इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतनी महंगी फिल्म का रीमेक करोगे, वो भी 140 करोड़ के बजट में। अब भैया SRK जैसे सुपरस्टार को पठान से कमबैक करा देने वाले सिद्धार्थ आनंद कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर तो होते नहीं। फिर क्या था, बैंग बैंग वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ कमाती है और सुपर हिट साबित होती है। एंड द आयरनी वाज कि बैंग बैंग जैसी फिल्म को गांधी जयंती पर रिलीज किया जाता है। और 2014 में ऋतिक के लिए सबसे टफ टाइम होता है, बिकॉज 13 साल के बाद 2014 में ऋतिक और सुजैन अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं एंड दे गॉट डाइवोर्स्ड। There's no reason to blame anybody else in this situation is very bad. I am also a mother. We don't want to talk about anything else today. और ये इंडिया की अब तक की सबसे महंगी डाइवोर्स भी होती है, जिसमें एलिमनी में ऋतिक को 380 करोड़ सुजैन को देने पड़ते हैं। अब वैसे तो भैया फेमिनिस्ट लोग इक्वालिटी का नंगा नाच करते रहती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सच मैटर तो ये मजे से विक्टिम कार्ड खेलती हैं और अपनी महान जुडिशियरी सिस्टम भी ऑलवेज इन्हीं का साथ देती हैं। फिर 2016 में अगेन जोधा अकबर देने वाले आशुतोष गोवारिकर जी एक हिस्टोरिकल फिल्म मोहन जोदारो का ऑफर लेकर आते हैं और ऋतिक भी झट से इस फिल्म के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दिस टाइम वो बॉक्स ऑफिस के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। लेकिन 2017 में अगेन ऋतिक रोशन कमबैक करते हैं विद इस फिल्म काबिल, जिसमें ऋतिक के साथ मेरी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट हीरोइन यम्मी गौतम जी भी होती हैं। फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता जी दो अंधों की इस कहानी को क्या पोर्ट्रे करते हैं, कसम से मजा आ जाता है। और 75 करोड़ की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 210 करोड़ का कलेक्शन करती है। हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा। इस फिल्म में जुबिन नौटियाल और पलक जी का गाना काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं भाई इज स्टिल इन माय म्यूजिक प्लेलिस्ट और इवन आई ऑलवेज प्रेफर टू लिसन दिस सॉन्ग व्हाइल ट्रैवलिंग। आपने कभी नोटिस किया कि ऋतिक को ग्रीक गॉड क्यों कहते हैं? दरअसल जब भी कोई ऋतिक को पहली बार देखता है तो वो बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह दिखते हैं, जिसमें उनका परफेक्ट फेस कट, ग्रीन आइज और उनकी फिटनेस तो 4 चांद लगा देती है। एक टाइम पर अपने नानू के यहाँ रहने के मजबूर इस स्टार के पास 3000 करोड़ की नेटवर्थ है। और वैसे तो SRK ने कहा था, ऐसा बोल दूं, बोलो ना, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। लेकिन सॉरी आई डोंट एग्री विथ इट। अब मुझे पता है कि मेरी ओपिनियन का आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऋतिक रोशन इज द लास्ट ऑफ द स्टार। और 2016 और 17 वो टाइम होता है जब कंगना और उनकी दीदी रंगोली जी ऋतिक पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं। This is not the place for that. But I want to know why can't Indian men stand up for themselves? The 43-year-old son, why his father has to come for his rescue always? No, for how long father they will keep hiding behind their influential big names father. He is an adult, he can pretty much handle his own controversies in show business. It's just a simple controversy. Why daddies have to always save their sons? I don't understand this. This proof that you and Kangana were physically intimate. What happened? When did you take this picture? Well, first of all, when this picture came out, the very next day it got exposed. It got exposed by all the other people who were at that party, including my ex-wife, who was very much a part of that, not just part of that party, but also part of that very... Even 2017 में तो ऋतिक हृदयांतर जैसी मराठी फिल्म में भी कैमियो करते हैं। फिर 2019 में ऋतिक की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म आती है सुपर 30। आनंद कुमार जी की बायोग्राफी में बेस्ड ये 60 करोड़ की फिल्म 209 करोड़ का कलेक्शन करती है। ये फिल्म हमें इमोशन, पॉवर्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जैसे कई सारे लेसन देकर जाती है। कैम्ब्रिज में हमारा एडमिशन भी हो गया। कैम्ब्रिज जी, वेरी गुड। जाओ कैम्ब्रिज जाओ, फ्रांस जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, न्यू जर्सी जाओ, बहरीन जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, टोक्यो जाओ, बीजिंग जाओ। क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी माटी को मत भूलना। याद रखना इस धरती को जहां से गंगा मैया। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और 2006 की तरह 2019 भी ऋतिक के लिए काफी लकी साबित होती है। और सुपर 30 के बाद वो इसी साल एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं वॉर, जो वर्ल्ड वाइड 475 करोड़ का कलेक्शन करती है। फिल्म में पहली बार टाइगर और उसके मास्टर ऋतिक साथ में डांस और एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 2019 वो टाइम होता है जब ऋतिक जैसे सुपरस्टार भी डिप्रेशन से जूझते हुए नजर आते हैं। अब भाई अगर तुम भी थोड़े से डिप्रेस रहते हो तो गाली वाली देना सीखो, थोड़े से बेफिक्रे रहो और अपने आप को इतना बिजी बना लो कि तुम्हारे लिए इन सब चीजों के लिए टाइम ही ना बचे। जिम जाओ,
स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। अब तुम्हें ये बातें बकवास लग सकती हैं, बट इट इज प्रूवन और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर टॉपिक पे आते हैं। वॉर के बाद 2022 में ऋतिक सेतुपति और माधवन जी की रीमेक विक्रम वेदा पर काम करते हैं, बट ये फिल्म बुरी तरह से पिट जाती है और इस फिल्म में सैफ चाहते थे कि वेदा का कैरेक्टर उन्हें मिले, लेकिन ऋतिक ये वेदा प्ले करते हैं, बट इस बार उनका बिहारी एक्सेंट भी उन्हें नहीं बचा पाता। 2023 में टाइगर 3 के कैमियो के बाद 2024 के जनवरी में आती है सिद्धार्थ आनंद की फाइटर। इस फिल्म को हिट कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन 225 करोड़ की फिल्म 355 करोड़ का कलेक्शन करती है। ऋतिक ने अपने पूरे करियर में 117 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें से 6 फिल्म फेयर भी शामिल है। इवन ऋतिक ने हॉलीवुड की पिंक पैंथर और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जैसी फिल्मों से भी इनकार कर दिया था, और इंडिया में बाहुबली, लगान और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों से भी ये इनकार कर चुके हैं। तो अब आपको बताते हैं कि ऋतिक रोशन अपनी आने वाली कौन कौन सी फिल्मों से धूम मचाने वाले हैं। वॉर 2। YRF की स्पाई यूनिवर्स की हर्ट यानी वॉर फ्रेंचाइज की वॉर 2 में अब की बार कियारा आडवाणी और जूनियर NTR प्रोमिनेंट रोल में दिखाई देंगे और फिल्म अगस्त 2025 में देखने को मिलेगी। इस बार इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र वाले डायरेक्टर आयान मुखर्जी जी डायरेक्ट करेंगे और म्यूजिक का काम प्रीतम को सौंपा गया है। क्रिस 4। अब भैया क्रिस 4 को लेकर ऋतिक ने खुद कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अगर अच्छी नहीं होगी तो वो ऑडियंस को निराश करने के लिए इस पर काम नहीं करेंगे, और अब की बार फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन जी नहीं बल्कि कोई और होगा। फिल्म को लेकर और कोई भी अपडेट इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ऋतिक नितेश तिवारी की रामायण में भी काम कर सकते हैं। तो ये थी ऋतिक की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, हमें जरूर बताना। और हाँ, ऋतिक से जुड़े 3 सवाल। ऋतिक ने किस चाइल्डहुड फिल्म से डेब्यू किया था? सेकंड, ऋतिक की टोटल वेल्थ कितनी है? एंड थर्ड, ऋतिक की किस फिल्म में यामी गौतम जी ने उनके साथ काम किया था? तो आपने भी अगर वीडियो ध्यान से देखा है और अगर आप भी ऋतिक के फैन हो तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।